अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सीरीज़ सर्किट क्या होता है और पैरेलल सर्किट क्या होता है, और फिर सीरीज़ और पैरेलल दोनों सर्किट्स को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाएंगे और उसका जो है एक सिंपल सा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये दोनों सर्किट्स मज़ीद आसानी से क्लियर हो जाएँ। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं सीरीज़ सर्किट पर। तो सीरीज़ सर्किट क्या होता है? सीरीज़ सर्किट कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें जो भी कंपोनेंट्स हमने कनेक्ट किए हैं सर्किट में वो सीरीज़ में कनेक्टेड हों, एंड टू एंड कनेक्ट हों। हर जो कंपोनेंट है उसकी जो एंडिंग पॉइंट है दूसरे कंपोनेंट के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे आप देखें, ये हमने 4 रेजिस्टर्स एक ही साथ सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला रेजिस्टर है इसकी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर ये है इसकी एंडिंग पॉइंट, और ये सेकंड वाले रेजिस्टर की यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये फर्स्ट का जो एंडिंग पॉइंट है वो दूसरे के जो है स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं कि ये जो है रेजिस्टर्स जो हैं ये जो हैं अपना सीरीज सर्किट में कनेक्टेड हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इन सीरीज सर्किट ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, सिंपल। उसके बाद कंसीडर अ सर्किट, ये हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने n नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स जो हैं आपस में कनेक्ट किए हैं, R1 R2 ऐसे n नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए हैं। अब जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सीरीज सर्किट के वो क्या होते हैं? सिंपल 2 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कि करंट जो है वो सेम फ्लो करता है जो है किसी भी सर्किट में जब वो सीरीज़ में कनेक्टेड हों रेजिस्टर्स। और दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है कि वोल्टेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है हर रेजिस्टर के हिसाब से। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब करंट जो है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, एक ही करंट क्यों फ़्लो करता है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ है फ़्लो करने के लिए, इसीलिए करंट जो है सिर्फ एक ही पाथ में फ़्लो करता है। अब अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें कि सीरीज़ सर्किट जो है रेजिस्टर्स का, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो हम जानते हैं कि वोल्टेज जो है वो हर रेजिस्टर से जब पास करेगा तो डिफरेंट वोल्टेज जो है ड्रॉप होगा। तो R1 से जब करंट पास होगा तो V1 वोल्टेज जो है ड्रॉप होगा। तो R2 में से जब करंट पास करेगा तो V2 होगा वोल्टेज। और ये V1 V2 V3 जो हैं डिफरेंट हैं, ये बराबर नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल हमारा वोल्टेज होगा V वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जितनी भी हमने रेजिस्टर्स कनेक्ट किए होंगे उतनी टाइम्स वोल्टेज हम लेंगे। तो अब करंट जो है वो हमारा सेम फ्लो कर रहा है, I बराबर है I1 बराबर है I2 के, I बराबर है I3 के। तो अब यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास हमें मालूम है V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 के, और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ इक्वल्स टू IR। अब यहाँ पर V की जगह पर हमने IR लिख दिया, V1 की जगह पर I1 R1, V2 की जगह पर I2 R2, V3 की जगह पर I3 R3। ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि करंट जो है वो सेम फ्लो करता है, तो I1 बराबर है I2 के बराबर है I3 के। तो इसीलिए हमने I को जो है कांस्टेंट जो I को जो है कॉमन ले लिया यहाँ से, क्योंकि I1 I2 I3 ये सब बराबर हैं I के, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से I से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा फार्मूला R इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास आ गई टोटल रेजिस्टेंस। और एक और चीज़, हम जब सीरीज़ में किसी भी सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा हाईएस्ट रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये 4 रेजिस्टर्स हैं, इन 4 जो रेजिस्टर्स हैं इनकी जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो R3 की है 10 ओम्स। तो जब हम इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस 10 थी, उससे ज़्यादा होगी। अच्छा जी,